नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। और मार्केट्स पे जैसे आपको पता ही है कि लोअर एंड से बहुत स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन ये जो 1000 पॉइंट की रैली है इसके बाद अब मार्केट पे क्या करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट सीजन ऑन है और ऐसे में आपकी मार्केट पे अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसको बताने के लिए मिस्टर देवेंद्र चौकसी हमारे साथ जुड़े हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ केआर चौकसी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। देवेंद्र सर नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक। नमस्कार रजत एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इट्स प्लेजर सर। लेकिन मुद्दा यही है कि निवेशक तो अभी भी डरे हुए हैं, क्योंकि ये 1000 पॉइंट की रैली तो बन गई, लेकिन अब बहुत ही डेटा हैवी वीक है। यूएस में इन्फ्लेशन आंकड़े आने हैं, इंडिया में इन्फ्लेशन आंकड़े आने हैं, आईपी के आंकड़े आने हैं, चाइना के जीडीपी की जो है। ऐसे पे मार्केट में अप्रोच क्या रखनी चाहिए, आपका मैसेज क्या होगा? क्या अभी खरीदारी करें या फिर डिप का इंतजार करें? सो रजत आई थिंक ऐसा मान के चलते हैं कि निफ्टी के अंदर जो ये रैली आई है और रैली के अंदर ज्यादातर पार्टिसिपेशन जो इंडेक्स हैवीवेट बैंक निफ्टी का है उसके हिसाब से आई थिंक बैंकिंग स्टॉक्स के हिसाब से निफ्टी का जो अंदर रैली आई है उसको भी एट्रीब्यूट करना चाहिए। कमोडिटी स्टॉक के तो दाम घटे हैं और कमोडिटी स्टॉक के दाम घटने से आई थिंक थोड़ा बहुत मार्केट में रैली इससे ज्यादा आ सकती थी अगर कमोडिटी स्टॉक के दाम नहीं घटते तो। बट कमोडिटी के दाम घटे हैं, बैंकिंग स्टॉक्स के दाम बढ़े हैं, तो ये दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए ये रैली को जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये एक मार्केट के अंदर रिकवरी है। यहाँ पे उसको रैली नहीं गिनना जाना चाहिए, वो रिकवरी गिनना जाना चाहिए। सो एक पॉइंट ये बनता है। दूसरी तरफ ग्लोबल आउटलुक देखे तो ग्लोबल आउटलुक के अंदर एक चीज खास उभर के आती है। कमोडिटी के दाम सिग्निफिकेंटली घटे हैं पीक लेवल से और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये लोअर लेवल के आसपास कमोडिटी के दाम स्टेबिलाईज होने जरूरी बनते हैं। तो आई थिंक ये एक संभवित है कि यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आती है दाम के अंदर। दूसरी तरफ क्रूड के दाम मेरे ख्याल से पिक आउट हो चुके हैं। मे बी क्रूड ऑयल प्राइसेस विल कम डाउन एज वी सी ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैपनिंग मोर इन दैट डायरेक्शन। तो क्रूड ऑयल के दाम मेरे ख्याल से नीचे घट के आने संभवित है। मैं ऐसा समझता हूँ कि प्री कोविड लेवल क्रूड ऑयल के जो दाम थे वो दाम के आसपास आई थिंक ग्लोबल इकोनॉमी ट्रेड करना शुरू कर देंगी। यानी 65 to 75 डॉलर के बीच में एक रेंज बनती है, वहाँ पे आई थिंक इक्विलिब्रियम रेंज जिसको हम बोलते हैं वो रेंज के आसपास क्रूड ऑयल का ट्रेडिंग संभवित है। तो क्रूड ऑयल के दाम घटना शुरू होना हो चुका है। कमोडिटी के दाम काफी हद तक घटे स्टेबिलाईज हो सकते हैं। दूसरी तरफ क्रिप्टो जैसी एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टर जो पैसा डाल रहे थे वो शायद यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक नियर टर्म उसका पेन नहीं गया, बट फिर भी आई थिंक यहाँ से आई थिंक अच्छा संकेत ही मिलता है कि इक्विटी में फंड आने शुरू हो सकते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक ये मान के चलते हैं कि आई थिंक यहाँ पे रिकवरी अच्छी बनी है और ये रिकवरी बरकरार रहती है तो अगले दिनों में अगले क्वार्टर्स के अंदर अलॉन्ग विद द चेंज इन द इकोनॉमिक फंडामेंटल्स यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि रैली बने। और रैली बनने के लिए इन्फ्लेशन का घटना बहुत जरूरी है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। इंटरेस्ट रेट का जो प्रेशर है वो भी यहाँ से कम होना जरूरी बनता है। ये दो चीज के ऊपर आई थिंक जो आउटलुक हम सोच रहे हैं कि अगले क्वार्टर के अंदर पॉजिटिव बनना चाहिए, तो वहां पे से हम ये मकर के उम्मीद रख के चलते हैं कि सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम बनेगा और एट द सेम टाइम हायर अमाउंट ऑफ आई थिंक एक्टिविटी विल स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट। तो रैली बनती है सेकंड हाफ के अंदर। आप बोल रहे हैं कि H2 इस फिस्कल का बेहतर रह सकता है, और इनफैक्ट पिछली बार जब हमारी चर्चा हुई थी तो आपने यही कहा था कि क्रूड ऑयल में अगर गिरावट आ गई तो वो नेक्स्ट बिग ट्रिगर मार्केट के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। पर देवेंद्र सर, रिजल्ट सीजन का आगाज हुआ है और टीसीएस के नतीजों के साथ हुआ है। कैसे लगे आपको नतीजे? क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिल रही है सर आईटी सेक्टर में। ऐसा क्या हो गया नतीजों में? मेरे ख्याल से नतीजे काफी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। जो उम्मीद के हिसाब से नतीजे हैं तो उसके अंदर कोई ज्यादा बदलाव तो नहीं आया है एक्सपेक्टेशन के अंदर। परंतु जो एक फियर बैठा हुआ है कि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर रिसेशनरी कंडीशन सेट होती है तो वहां से कस्टमर का जो ऑर्डर रिलीज करने का जो प्रोसेस है वो शायद थोड़ा डिले हो सकता है, डिफर हो सकता है, डिले हो सकता है। आई थिंक मेरे ख्याल से शायद पोस्टपोन भी हो सकता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट कैंसिल नहीं होएगा ऐसा मान के चलते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है उसके ऊपर आई थिंक मेरे ख्याल से काफी हद तक जो वैल्यूएशन है उसका अंदर थोड़ा करेक्शन आया है। मैं मानता हूँ शायद सिंगल डिजिट के अंदर एक थोड़ा अर्निंग आउटलुक का अंदर करेक्शन आ सकता है इन सम ऑफ द कंपनीज, बट ओवरऑल आई थिंक द सिनेरियो रिमेन्स आई थिंक क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। ऑन द कॉन्ट्री आई बिलीव के करीबन 7 से 9 बिलियन डॉलर का जो हर क्वार्टर के अंदर टीसीएस जैसी कंपनी के अंदर ऑर्डर इनफ्लो इंटैक्ट है वो, इवन दो इट मे बी सीन एज अ फ्लैटिश, आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक दैट विल कंटिन्यू बिकॉज अगले 5 या 7 साल के अंदर आई थिंक ये ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं तो उनकी विजिबिलिटी 7 साल के लिए अच्छी मिलती है। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक दैट प्रोसेस विल कंटिन्यू।
मैं आईटी क्षेत्र के अंदर कोई नेगेटिव आउटलुक नहीं रख रहा हूँ। मुझे ऐसा एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी है और अंडरस्टैंडिंग भी ऐसी बनती है कि आईटी क्षेत्र के अंदर ग्लोबली ज़्यादा स्पेंड होने जरूरी बनते हैं, बिकॉज आई थिंक जो हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जो हिसाब से हर बिजनेस के अंदर एक स्पीड से डिसरप्शन आ रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक पीपल विल बी स्पेंडिंग बिग टाइम इनटू आईटी, और आईटी वुड बिकम मोर और लेस कैपेक्स आइटम की जगह पे ओपेक्स आइटम रहेगी पीएनएल के अंदर। तो ये संभवित बनता है, और उसके हिसाब से देखें तो मेरा ऐसा मानना है कि आईटी के अंदर नेगेटिव आउटलुक नहीं है। फिर भी प्राइस के अंदर ये इमीडिएट नियर टर्म में जो करेक्शन आ रहा है, इट इज लार्जली बिकॉज ऑफ आई थिंक नियर टर्म हिच और ओवरकम करना, हिच को ओवरकम करना पड़ेगा आई थिंक कंपनीज को, इसके लिए आ रहा है। बट ओवरऑल आई वुड थिंक दैट आई थिंक इन करेक्शन ऑफ द फॉल इन द प्राइस इन आईटी स्टॉक, ये एक अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। पर देवेंद्र सर, ओवरऑल क्वार्टर वन रिजल्ट से एक्सपेक्टेशंस क्या है? कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म करेंगे, कहां पर रिजल्ट जो है वो वीक रह सकते हैं? ओवरऑल आई थिंक रिजल्ट सीजन के अंदर स्टेडी परफॉर्मेंस आईटी से आएगा, दैट इज गिवन अंडरस्टूड। शायद मिड टीयर कंपनीज और स्मॉलर आईटी कंपनीज के अंदर मार्जिन के अंदर प्रेशर ज्यादा आ सकता है, तो दैट इज आई थिंक वन थिंग टू वॉच आउट फॉर। जो कंजम्पशन बिजनेसेस है उनके अंदर मार्जिन प्रेशर बन सकता है बिकॉज ऑफ हायर अमाउंट ऑफ कमोडिटी रिलेटेड प्राइसेस, एंड आई थिंक दैट विल कीप द margins under check for most of the companies which are consuming commodities. तो कंजम्पशन कंपनीज के लिए डिमांड सिनेरियो थोड़ा म्यूटेड हो सकता है बिकॉज ऑफ the lower spending by the customer due to inflationary pressure, and on the other side margin pressure can be higher because of the situation pertaining to the prices of commodity. जहां तक दूसरे क्षेत्र का सवाल है, कमोडिटी कंपनीज का सवाल है, उनका नतीजे मेरे ख्याल से अच्छे आने चाहिए बिकॉज आई थिंक दे हैव द एडवांटेज ऑफ आई थिंक हैविंग हायर अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन इन द लास्ट क्वार्टर। मे बी शायद ये क्वार्टर से थोड़ा इस सिचुएशन में चेंज आ सकता है, बट टिल लास्ट क्वार्टर आई थिंक द अमाउंट realized by most of the commodity producing companies have been phenomenally high. तो उनके लिए ये क्वार्टर अच्छा गिना जाना चाहिए, जून एंडेड क्वार्टर। जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के अंदर थोड़ा कॉशन मैनेजमेंट दे सकती है, तो उसके ऊपर भी ध्यान रहेगा इन्वेस्टर का। ओवरऑल आई थिंक बैंकिंग क्षेत्र के अंदर हम समझ के चलते हैं कि वर्किंग अच्छा आना चाहिए, क्योंकि रिटेल क्रेडिट ऑफटेक काफी अच्छा रहा है, बैंक को अपना स्पीड भी अच्छा मिला है, एंड आई थिंक मेनी ऑफ द कॉर्पोरेट बैंक्स हैव अ बैलेंस पोर्टफोलियो इन फी बेस्ड इन फॉर्म ऑफ फी इनकम। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ हायर अमाउंट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ द लोन, फी इनकम का भी उनको अच्छा एक एडवांटेज मिल रहा है। तो ओवरऑल मेरा ऐसा मानना है कि जो थोड़ा बहुत नेगेटिव ज्यादा पकड़ के चलते उसके अंदर कमोडिटी कंज्यूमर के लिए काफी हद तक नेगेटिव हो सकता है, बट रेस्ट ऑफ द एरियाज के अंदर moderate to happy growth, as I would call it as, will be there in coming period. पर सर, मिड कैप्स में रिजल्ट से पहले बहुत स्मार्टली रिकवरी देखने को मिल रही है, तो क्या मिड कैप स्मॉल कैप्स रिलेटिवली आउट परफॉर्म? आपको ऐसा लगता है कि लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप्स बहुत ओवर बीटन है और यहाँ पर हो सकता है कि खरीदारी आए, और कुछ स्पेसिफिक थीम्स हैं जहां पर नजर रखनी चाहिए? तो ऐसा कोई जनरलाइज नहीं करना चाहूंगा मिड कैप के अंदर, क्योंकि वो भी वल्नरेबल काफी है, बहुत बड़े हैं, तो आई थिंक कोई सिलेक्ट पॉकेट के अंदर बड़े हैं, अक्रॉस द बोर्ड नहीं बड़े हैं, तो ये चीज के ऊपर इन्वेस्टर ध्यान दे। जो क्षेत्र के अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस बनता है उसके अंदर ऑटोमोबाइल एंसिलरी के लिए कॉन्फिडेंस अच्छा बनता है। ये जो करेक्शन प्राइस के अंदर आया है ऑटोमोबाइल एंसिलरी स्टॉक के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए आई थिंक वैल्यूएशंस काफी हद तक आई थिंक करेक्ट हुए हैं, और वो चीज के ऊपर हम ज्यादा विचार कर सकता है कि विथ ऑटो सेक्टर रियली डूइंग वेल एंड पिकिंग अप, मेरा ऐसा मानना है कि ऑटोमोबाइल एंसिलरी के लिए मे बी आई थिंक फेस्टिव सीजन के बाद पीरियड अच्छा होना जरूरी बनता है। तो शायद जुलाई सितंबर के अंदर whatever the stock prices gets corrected in the price fall takes place, I would think that auto ancillary could be an opportunity to buy in this particular fall. So उसके ऊपर ध्यान दें, and I think that will probably give you better return I think somewhere in the second half of the financial year. That is what my understanding is. राइट सर, मेरा सवाल यही था, ऑटोज में ऐसा क्या हो गया कि रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स? ऊपर से एफएमसीजी में बेट बहुत पॉजिटिव लग गई हाल फिलहाल में। कैपिटल गुड्स में हमने देखा एल&टी, कमन सीमेंस जैसी कंपनियां जो है, इनकी पकड़ बहुत मजबूत थी मार्केट में। तो ये जो तीन सेक्टर्स हैं, ऑटो, एफएमसीजी और कैपिटल गुड्स, इनका क्या आउटलुक स्ट्रांग हो चुका है? ऑटो के अंदर हम ऐसा समझ के चलते हैं कि पैसेंजर व्हीकल के अंदर डिमांड सिनेरियो रिमेन्स एब्सोल्युटली रॉबस्ट।
क्योंकि नए मॉडल लॉन्च हो रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम इज देयर इन हैंड्स ऑफ पीपल, पीपल हैव बुक्ड व्हीकल्स 3-6 months बैक एंड द डिलीवरीज हैव नाउ स्टार्टेड हैपनिंग। तो एक तरफ डिमांड सिनेरियो पॉजिटिव है पैसेंजर व्हीकल के अंदर, डिमांड सिनेरियो कमर्शियल व्हीकल के अंदर भी पॉजिटिव बनने जा रहा है, बिकॉज कैपेक्स पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होना, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग होना, और इंडस्ट्री के अंदर भी नए प्रोजेक्ट्स आना, ब्राउन फील्ड ग्रीन फील्ड के अंदर, पर्टिकुलरली पीएलआई जैसी स्कीम इम्प्लीमेंट होना शुरू होता है, तो उसके साथ में इंडस्ट्री विल हैव रिलेटिवली बेटर टाइम, एंड दैट इज गुड न्यूज फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो डिमांड सिनेरियो फॉर ऑटो सेक्टर रिमेन्स आई थिंक एब्सोल्युटली स्ट्रांग। जो सप्लाई साइड सिचुएशन थी, जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स न मिलना, यानी दूसरी सिचुएशन के अंदर मेटल के दाम बढ़े रहना, तो ये चीज के अंदर आई थिंक जून एंडेड क्वार्टर हैज नॉट गॉन वेरी फेवरेबल टू मेनी ऑटोमोबाइल कंपनीज एंड दे विल हैव द इम्पैक्ट ऑन द मार्जिन्स इन दिस क्वार्टर। बट ओवरऑल बिकॉज द डिमांड सिनेरियो पॉजिटिव होने के कारण ऐसा मान के चलते हैं कि अक्टूबर से जो फेस्टिव सीजन चालू हो रही है, उसके अंदर ऑटो सेक्टर के अंदर काफी हद तक नई डिमांड जनरेट हो सकती है, एंड दैट वुड बी सीन एज अ वेरी पॉजिटिव फैक्टर। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक मार्केट इज इन एंटिसिपेशन आई थिंक बाइंग सम ऑफ द ऑटो स्टॉक्स, क्योंकि हम ऑलरेडी सेकंड क्वार्टर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, और सपोज सितंबर एंड के अंदर जो फेस्टिव सीजन का माहौल बनना शुरू होता है, तो ऑब्वियसली आई थिंक अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर एंड जनवरी टू मार्च क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर ऑटो क्षेत्र के लिए अच्छा बनना चाहिए, ऐसा एक संभावित है इसके अंदर। और एफएमसीजी और कैपिटल गुड्स पे आपकी राय क्या है? हमने देखा है एफएमसीजी में कई स्टॉक्स, एचयूएल, ब्रिटानिया एकदम से चढ़ते हुए नजर आ रहे थे। आईटीसी तो खैर जोरदार पकड़ मजबूत करते ही चले जा रहा है, और कैपिटल गुड्स में भी एलएनटी जैसे स्टॉक्स में अच्छा पैसा बना है लोअर लेवल से। ये कंटिन्यू हो सकता है क्या? पार्टी जारी रहेगी? मेरे ख्याल से आई थिंक एफएमसीजी स्टॉक के अंदर उम्मीद ऐसी बनती है कि रॉ मटेरियल के दाम घटे हैं, तो जो मार्जिन के ऊपर प्रेशर था वो प्रेशर हटता है थोड़े टाइम के लिए। इनफैक्ट आई थिंक रॉ मटेरियल प्राइसेस आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्री कोविड लेवल, तो काफी हद तक ये एक पॉजिटिव संकेत गिना जाना चाहिए फॉर द मार्जिन ऑफ एफएमसीजी कंपनीज। दूसरी तरफ डिमांड सिनेरियो फेस्टिव सीजन के बाद आई थिंक सुधरना जरूरी बनता है, तो आई थिंक डिमांड सिनेरियो इम्प्रूव होता है, दाम कम रह रहे कमोडिटीज और रॉ मटेरियल के, तो मेरा ऐसा मानना है कि पर्सनल केयर, होम केयर, फूड प्रोडक्ट्स, आई थिंक ये जो क्षेत्र है एफएमसीजी के अंदर, उनके लिए कारोबार अच्छा रहना चाहिए, एंड ये कारोबार अच्छा रहता है तो ओवरऑल आई थिंक मार्केट के अंदर एफएमसीजी का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी करीबन 1900 के आसपास के जो दाम थे उधर से करेक्ट होके ऑलरेडी 2500 तक आ चुकी है, तो करीबन लगभग आप समझ के चलिए 20-25% के आसपास का एक आई थिंक ऑलरेडी अपसाइड मिल चुका है लोअर लेवल से। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इन्वेस्टर्स आर बाइंग इन एंटिसिपेशन ऑफ आई थिंक थिंग्स इम्प्रूविंग on the commodity prices and the margin side of the FMCG company, and they're buying largely because I think festive season के अंदर demand scenario improve होना जरूरी बनता है, so that's the reason for which FMCG companies have started participating and that is also supporting the index. जहाँ तक कैपिटल गुड्स का सवाल है, लार्सन है, एबीबी, सीमेंस है, they are the companies which are basically in the middle of good amount of business environment attraction, क्योंकि वहां पे ग्रोथ अच्छा बनना या संभावित बनता है कैपिटल गुड्स के अंदर। तो ओवरऑल कैपिटल गुड्स रिमेन आई थिंक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन, एंड मैं ऐसा मानता हूँ कि ये मार्केट के अंदर कमोडिटी के दाम घटने से शायद कैपिटल गुड्स क्षेत्र के अंदर अगले समय के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटिवली बेटर आ सकती है। तो वी रिमेन सिलेक्टिवली बुलिश अबाउट स्टॉक्स इन द कैपिटल गुड्स सेक्टर। सर, हमारे चैनल पे जब आप पिछली बार आए थे और हमने आउटलुक शेयर किया था, आपने जो आउटलुक शेयर किया था ऑयल एंड गैस स्पेस पे, रिफाइनिंग कंपनियों पे, तब तक पिक्चर बहुत सही थी। लेकिन एकदम से अचानक से आउट ऑफ द सिलेबस ये एक्सपोर्ट एक्साइज ड्यूटी जो है उसको बढ़ा दिया सरकार ने, और उसका इम्पैक्ट सभी को ही पता है कि ऑयल ऑयल इंडिया ओएनजीसी से स्टॉक्स पे पड़ गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज हाई लेवल पे स्लिप होता हुआ नजर आया। अब निवेशक ये जानना चाहते हैं कि इन लेवल्स पे ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्या होगा? जो विंडफॉल टैक्स की आप बात कर रहे हैं, वो विंडफॉल टैक्स एक्सेप्शनली हाई सिचुएशन के ऊपर ही विंडफॉल टैक्स लगा हुआ है। रिलायंस जैसी कंपनी को रिफाइनिंग के अंदर मार्जिन करीबन $25 पर बैरल से 35-40 पर बैरल तक मिलने लगे थे। नाउ इफ द गवर्नमेंट इज टैक्सिंग विंडफॉल टैक्स, तो आई थिंक ये मार्जिन कम हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं जा सकते हैं।
प्री कोविड लेवल पे रिलायंस रिफाइनिंग का बिजनेस है वो करीबन $10 पर बैरल के आसपास मार्जिन कमा रहा था, और आज की तारीख में इम्प्रूव कंडीशन के साथ में आई थिंक दिस विल बी बिटवीन $12 to $15 पर बैरल। इट मे नॉट बी $25-30 पर बैरल। तो ये चीज को ये इन्वेस्टर ध्यान दे। आई थिंक दैट इज वेयर आई थिंक यू शुड सी के कंपनीज के दाम काफी हद तक करेक्ट हुए पर मार्जिन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना संभावित नहीं लगता है। ऑन द कॉन्ट्री आई थिंक दे विल बी ओनली बेटर ऑफ compared to what pre-COVID level margins that they have enjoyed. So this is something which is fundamentally important in oil and gas sector. रिलायंस जैसी कंपनी के लिए मैं मानता हूँ कि कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस में आई थिंक काफी हद तक ट्रैक्शन दिख रहे हैं। जियो प्लेटफॉर्म के अंदर आई थिंक हायर अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन, बेटर आरपू, और एट द सेम टाइम आई थिंक नए वर्टिकल्स जो एंटरप्राइज सेगमेंट के अंदर लिए शुरू हुए हैं, दे आर लाइकली टू जनरेट हायर अमाउंट ऑफ टर्नओवर एंड प्रॉफिट्स। ऑलरेडी ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस Jio platform has recorded about 1 lakh crore worth of turnover in the last quarter and about 50,000 crore worth of EBITDA in the last quarter on an annualized basis. With this particular situation emerging stronger, मेरा ऐसा मानना है कि Jio platform के अंदर I think the company would possibly surpass all other previous milestones, and I think things could improve faster. So overall, I think Reliance जैसी कंपनी के लिए कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। राइट सर, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए कोई इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है, डाइवर्सिफाइड प्ले हो सकता है कि इसी के चलते बढ़ता हुआ नजर आए, और इनफैक्ट एजीएम पे भी नजर आएगी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट पे एजीएम पे क्या अनाउंसमेंट्स करती है। अच्छा देवेंद्र सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, और ये भी अचानक से ही आया है, किसी को ऐसा कुछ उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अदानी ग्रुप ने ये अनाउंसमेंट करती है कि वो टेलीकॉम 5G स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाएंगे एक्स कंज्यूमर मोबिलिटी कारोबार पे उनका कोई अभी विचार नहीं है, लेकिन वो जो 5G स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल एयरपोर्ट, पोर्ट लॉजिस्टिक्स, पावर जनरेशन के लिए साइबर सिक्योरिटी सेवाएं देने में करेंगे। सर फिर भी टेंशन हो रही है टेलीकॉम स्टॉक्स को, ये अचानक से अदानी की एंट्री कैसे हो गई, और इसका इम्पैक्ट आप पूरी टेलीकॉम स्पेस पे कैसे देखते हो? तो पहले समझ लेना ये जरूरी बनता है कि जो बड़े कंपनीज हैं, टाटा ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, लार्सन है, बजाज ग्रुप है, जिनके कारोबार काफी हद तक फैले हुए हैं अलग अलग दिशाओं में, 5G के आने से उनका एक इम्पोर्टेंस ये बनता है कि ये बड़े ग्रुप को इन ऑर्डर टू प्रोवाइड हायर अमाउंट ऑफ सर्विसेज एंड एक्सेलरेटेड बेसिस, तो उनके लिए ये कंपनियों को काफी हद तक अपनी खुद की बैंडविड्थ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो टेलीकॉम कंपनी के पास बैंडविड्थ है वो शेयर्ड बैंडविड्थ है। जियो आपको और मुझे भी देता है और अडानी को भी देता है, तो ऑब्वियसली आई थिंक ये शेयर्ड बैंडविड्थ के अंदर उनके जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए कम्युनिकेशन की वो नहीं मिल पाएगी। तो इन ऑर्डर टू नॉट हैव दैट सिचुएशन, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन and the government has basically worked out a formula कि प्राइवेट सेक्टर को भी ये स्पेक्ट्रम ऑप्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने देना चाहिए, अदर देन आई थिंक द टेलीकॉम कंपनीज, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकती है, बट जो कंपनी के कारोबार अपने खुद के लिए ही इतने बड़े हैं 5G के अंदर, तो उनके लिए एक अच्छा मौका ये रहेगा कि दे विल आल्सो बी बाइंग दिस स्पेक्ट्रम इन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। तो अडानी ग्रुप का ये कैटेगरी में समावेश हो रहा है। मैं नहीं मानता कि अडानी ग्रुप को कोई कंज्यूमर के साथ में अपनी स्पेक्ट्रम शेयर करने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज दे हैव अ डेटा सेंटर बिजनेस और दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पीपल इन दिस डेटा सेंटर बिजनेस। तो वहाँ पे जो कैप्टिव स्पेक्ट्रम जो उन्होंने क्रिएट किया है, दैट विल हेल्प देम इन ऑनबोर्डिंग some of the stakeholders, the customers, the suppliers and other stakeholders, and that is why they bought this spectrum. So मैं नहीं मानता हूँ कि टेलीकॉम कंपनी के लिए कोई विपरीत समय है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ऑन द कंट्री टेलीकॉम कंपनीज के लिए काफी अच्छा समय मिलना चाहिए, because once this 5G spectrum is available, they will be in a better position to provide so much of customized services. इसके हिसाब से उनका जो करंट रेवेन्यू है, वो करंट रेवेन्यू मेरे ख्याल से मल्टीपल फोल्ड में बढ़ सकता है। अगर करंट रेवेन्यू का जो ग्रोथ आज की तारीख में हम देख रहे हैं, वो ग्रोथ को हम सिस्टमेटिकली 20% से कंपाउंड करें, तो करंट टेलीकॉम कंपनीज का लगभग करीबन 4-4.5 साल के अंदर डबल होना संभावित है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ओवरऑल इंडस्ट्री साइज इज ग्रोइंग, कोई इसके अंदर चिंता करना जरूर नहीं है। ऑन द कंट्री टेलीकॉम कंपनीज के लिए मेरे ख्याल से इफ दे इम्प्लीमेंट 5G इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली, आई थिंक समय अच्छा रहेगा इन ऑर्डर टू जनरेट
significantly large returns on their investment, and I think generate higher amount of revenue profits for their investors. आखिरी सवाल देवेंद्र सर आपसे ये होगा कि चलिए अगर बाजार पिछले से रिकवर भी हो गया और अभी भी अनसर्टेनिटी का माहौल दुनिया भर के बाजार में देखने को मिल रहा है, अगर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करनी हो और अगर पोर्टफोलियो बनाना हो तो कोई थीम्स, कोई स्टॉक लार्ज कैप मिड कैप स्पेस से जो आपने आइडेंटिफाई कर रखे हैं जहां पर आप समझते हैं कि अच्छा पोटेंशियल है, पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म में, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करते चलें? एक थीम हमने सिलेक्ट किया है, बिग इज गेटिंग बिगर। ये समय ऐसा है कि इंडिया के अंदर 7.5% का जीडीपी ग्रोथ है, इंडस्ट्री के अंदर करीबन 15% के आसपास का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ बन रहा है, और मेरा ऐसा मानना है कि अगले समय के अंदर इंडिया इज बिकमिंग अ पावर हाउस इन द एरिया ऑफ अल्टरनेट एनर्जी। तो ये चीज के ऊपर ध्यान देते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक वन विल हैव टू बी सिलेक्टिवली इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, डेफिनेटली आई थिंक आई वुड रेकमेंड कि जो नए मटेरियल सेगमेंट के अंदर कंपनियां जा रही है, सोलार है, हाइड्रोजन है, विंड है, ये क्षेत्र के अंदर जो कंपनियां जा रही है, तो उनके लिए आई थिंक एक समय अच्छा बनना चाहिए। तो आई थिंक दैट इज वन अपॉर्चुनिटी दैट वन कैन काउंट एज। सेकंड अपॉर्चुनिटी जो मैं समझता हूँ उसके अंदर बैंकिंग क्षेत्र के लिए बननी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे कॉर्पोरेट क्षेत्र आगे बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र आगे बढ़ता है, एग्रीकल्चरल क्षेत्र आगे बढ़ता है, तो कॉर्पोरेट लैंडिंग की जगह बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो करीबन एचडीएफसी ग्रुप की जो दोनों कंपनी मर्ज हो रही है, एचडीएफसी बैंक, तो करीबन 50 लाख करोड़ के एयूएम की तरफ वो जा रहे हैं अगले 4 या 5 साल के अंदर। तो बिग कंपनीज आर गेटिंग बिगर, एंड आई थिंक दैट इज वेयर आई फील के दिस काइंड ऑफ कंपनीज शुड बी एडेड इनटू द पोर्टफोलियो। तो बैंकिंग एक क्षेत्र हो गया, एक क्षेत्र न्यू मटेरियल सेगमेंट फॉर एनर्जी सेगमेंट के लिए हो गया। तीसरा क्षेत्र जो मैं समझता हूँ वो ऑटो और ऑटोमोबाइल एंसिलरी का है, और ऑटो के अंदर पर्टिकुलरली कमर्शियल व्हीकल का क्षेत्र जो है वो मुझे ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है। ऑटो एंसिलरी के अंदर भी कमोडिटी के दाम घटे, जैसे मैंने पहले बात की, तो ऑटो एंसिलरी के अंदर भी करीबन 20% के आसपास ग्रो आ सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस पे जहाँ पे 20% के आसपास क्रेडिट ग्रोथ कंटिन्यू आ सकता है। तो दिस आर सम ऑफ द सिलेक्टिव बिजनेसेस कि जिसके अंदर आप इमीडिएटली ध्यान देके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो कंपनियां टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ी है उनके लिए समय बहुत अच्छा रहना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जियो प्लेटफॉर्म जैसी कंपनी को टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनी से हटके उसको टेक्नोलॉजी कंपनी की तरह से देखना चाहिए, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन टू एसएमईज, एमएसएमईज, कॉर्पोरेट सेक्टर, in the area of education, in the area of agriculture, in the area of information and media, in the area of e-commerce, payments, gaming, healthcare, ये जो सब जगह पे ये कंपनी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जियो जैसी कंपनी को टेक्नोलॉजी कंपनी के हिसाब से सिलेक्ट करके अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो मिलनी चाहिए फर्दर भी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट का ध्यान रख सकते हैं। सिमिलरली देयर आर मेनी अदर कंपनीज आई कैन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट कि जहाँ पे रॉ मटेरियल के दाम घटते हैं बट डिमांड सीरियल स्ट्रॉन्ग रहता है, तो ऑब्वियसली आई थिंक दे विल हैव हायर अमाउंट ऑफ कंजम्पशन टू अट्रैक्ट, जिसके अंदर सम ऑफ द एफएमसीजी कंपनीज विल गेट रजिस्टर्ड, सम ऑफ द होम डेकोर कंपनीज कैन गेट रजिस्टर्ड। तो इस टाइप की कंपनी के लिए मेरे ख्याल से अगला समय अच्छा रहना चाहिए। इवन सम ऑफ द स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस कंपनीज आल्सो विल हैव रिलेटिवली बेटर टाइम गोइंग फॉरवर्ड। देवेंद्र सर बहुत शुक्रिया अपने समय बिस्तक को देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।